जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। हाय गाइज, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक नए मुद्दे के साथ आते हैं और चर्चा करते हैं समाज हित में, राष्ट्र हित में और जनहित में। और आज जो हम प्रोग्राम लेकर आए हैं वो प्रोग्राम है पंचों का इंटरव्यू। और साथियों, आज हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में विजेंद्र रावत, वार्ड नंबर 20, गाँव अहरवां से। विजेंद्र जी, सबसे पहले सुदेश जी, मेरा आपको हाथ जोड़कर नमस्कार। ब्रज के इस पावन गांव में मैं आपके पास आया और आप मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, पंचों का इंटरव्यू, मैं आपका सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको अपनी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। और दूसरा, अपने इस तिरछी बात न्यूज़ चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, सभी को मेरा राम राम, और मेरे वार्ड नंबर 20 के सभी क्षेत्रवासियों को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र सिंह। और हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम। और साथियों, सभी भाइयों को मेरी तरफ से भी तहे दिल से हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने प्रोग्राम को क्वेश्चन और आंसर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्न करते हैं आपके कैंडिडेट से, उम्मीदवार से, और वो प्रश्न वही होते हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं। वो सारे प्रश्न आप ही के होते हैं और उन प्रश्नों को हम आपके उम्मीदवार के सामने रखते हैं। तो इससे आपको आपके उम्मीदवार का स्वभाव का पता चलता है, उनका नज़रिया क्या है किसी मामले के ऊपर, उसके बारे में आपको पता चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम पंचों का इंटरव्यू। तो विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जो जनता आपसे जानना चाहती है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में लोगों को बताएं। देखिए सौरभ साहब, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूं और गरीबी में मेरी परवरिश हुई है। मैं अपने गांव अहरवां में बड़ा स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी भी है। मैंने अपने गांव से 10वीं पास की। उसके बाद में मैंने पलवल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही 12वीं पास की। उसके बाद मैंने एक मेडिकल कोर्स किया था, MPHW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कोर्स किया है। यही मेरी एजुकेशन है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि एजुकेटेड हो और आपने पूरा प्रयास किया है, मेहनत की है पढ़ाई की तरफ भी। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या आप कहीं कार्यरत हैं फ़िलहाल, किसी जॉब में हो या फिर कोई काम अलग से कर रहे हो? सुदेश जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक मेडिकल कोर्स MPHW किया था। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपना मलेरिया डिपार्टमेंट BK में काफ़ी टाइम मैंने अपना नौकरी की है। करीब 3.5 साल मैंने वहाँ पर अपना बिताया है। जैसे DC रेट पर काम किया था। उसके बाद में मेरा जो अपना व्यवसाय है वो मैं राजस्थान में भेड़ बकरी पालन का करता हूँ। मैं यहाँ से अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और दूसरे जिस परिवार को चराई के साधन, जैसे बोलते हैं कि अब हमारे देहात में भाई बांटे पे दे देना, मैं उनको वहाँ देता हूँ, जिससे कि उस परिवार का भी गुजारा होता है जो उनकी देख रेख करता है। मेरा जो फिलहाल काम है वो मेरा सिर्फ उन भेड़ बकरियों का पालन का है। और एक आपकी दया दृष्टि से और प्रशासन के सहयोग से रामगढ़ हसनपुर में मेरा एक पेट्रोल पंप लगने को जा रहा है, जिसकी सभी प्रक्रिया जो एक पेट्रोल पंप कंपनी की होती हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और उसके बाद जैसे ही कंस्ट्रक्शन अप्रूवल हमारे पास आ जाएगा, मेरा वो काम भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा प्रयास आप कर रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप राजनीति में आपका आने का मन क्यों हुआ? क्या लगा आपको ऐसा कि जो आप राजनीति में आए? सुदेश जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये वार्ड नंबर 20 है ये SC रिजर्व है। अच्छा जी। दूसरी बात ये है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं। हमारे गांव में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे भाईचारे के साथ रहते हैं। लोगों को पहले भी समाज ने मौका दिया है और उसके अनुरूप वो लोगों का विश्वास जीतने में असफल रहे हैं, जिसके कारण हम युवाओं को
राजनीति में आने की इच्छा हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों के विश्वास को जीतूं, क्योंकि मैं सामाजिक जो लोगों का ताना बाना है उसको सक्षम बनाने के लिए ज़्यादा कार्यरत हूँ, और दूसरी बात समाज के साथ जुड़कर रहने में ज़्यादा इच्छुक हूँ। मुझे लगता है कि मैं समाज के साथ जुड़कर समाज और अपने भाईचारे को साथ लेकर के लोगों के अनुरूप ही फलस्वरूप काम करना पसंद करूँगा। अच्छा जी। तो साथियों, विजेंद्र भाई साहब समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। और अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा विजेंद्र जी, लोग आपको वोट क्यों दें? ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर? क्योंकि अगर आप ये समझते हो कि लोग आपको वोट दें क्योंकि आप सबसे प्रणाम करके चलते हो, सबसे प्यार से बातें करते हो, तो ये काम तो और कैंडिडेट भी करते हैं, फिर आपको लोग वोट क्यों दें? क्या खूबी आप? स्वदेश जी, देखिए, प्रणाम करना या किसी को राम राम करना ये राजनीति की पृष्ठभूमि नहीं है। सबसे बात मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ कि राजनीति में राम राम करना मतलब की होती है, लेकिन एक सभ्यता से किसी अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से उनका आदर सत्कार करना, हम जैसे देहात क्षेत्र में रहते हैं तो सबसे पहले हम राम राम करते हैं। रही बात लोगों को वोट देने की, मैं वोट क्यों दें, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात का जवाब ऐसे घुमा फिरा के दे पाऊँगा। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अपने एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और लोगों का विश्वास जीतने में, सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हूँ। लोगों को लगता है कि अगर मैं आपके परिणाम स्वरूप या जो भी आपकी इच्छा है उनको पूरा कर सकता हूँ, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पसंद करूँगा, उनसे अलग हटके कोई काम नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी अच्छाई हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी अवगुण थे। पहले मैंने अपनी बातों को समाज के दृष्टिकोण से अपनी कमियों को सुधारा और उसके अनुरूप ही उन लोगों की जो पहले राजनीति में कार्यरत थे, उन लोगों ने जब काम लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने यूथ को, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से राजनीति में आऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा और लोगों के अपने जो इस गरीब और किसान मजदूर की जो आवाज़ है उसको ज़्यादा बुलंद कर पाऊंगा। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा एक संतुष्ट जवाब आपने दिया। साथियों, प्रश्न ये था कि वोट आपको क्यों दी जाए, तो विजेंद्र भाई साहब का कहना है कि मैं ये नहीं कहता, कोई दावा नहीं करता किसी भी तरह का, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप इन्हें बनाते हो या फिर विजेंद्र भाई साहब अपने मकसद में कामयाब होते हैं तो वो आप लोगों की सेवा करेंगे और अच्छी तरह से आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा विजेंद्र भाई साहब जी, अगर कोई किसी से बोलने में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है तो इस मामले में आपका क्या रिएक्शन होगा? जैसे कि वो एक्ट वगैरह लगता है ना, हरिजन एक्ट वगैरह, तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए सौरभ साहब, अगर मैं समझता हूँ जाति सूचक शब्द पर मेरा क्या रिएक्शन होगा, सबसे पहले मैं आपको अपने, जैसे मैं देहात से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव अहरवा है। अहरवा गांव 1267 ईस्वी में बना है, सन 1267 में बना है और काफ़ी टाइम से, मेरी घनी लंबी उम्र नहीं रही है, मैंने जैसा आज तक सुना है कि हमारे गांव में आज तक बहुत बढ़िया भाईचारा बना रहा है, सभी बिरादरियां एक साथ मिलकर के रहती हैं। आज तक किसी भी परिवार पर हमारे गांव में कोई भी हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि मेरी अपनी इस पर पर्सनल प्रतिक्रिया क्या होगी। देखिए जी, मैं आपको बता देता हूं कि एससी एक्ट का जो मुकदमा दर्ज होता है वो किसी जाति के उच्चारण को लेकर नहीं होता है। उस समय के अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं, अगर आप उसको उस तरीके से गलत रवैये से पेश करते हैं, ढेडा, चमड़ा, इस टाइप की जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ आकर हरिजन एक्ट लगना लाजमी होता है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा सामाजिक ताना बाना, क्योंकि सभी समाज की बिरादरियों को जुड़कर ही तो समाज बनता है और उस समाज को जुड़े हुए को मैं एक्ट के कारण इसमें कोई भी मतलब अपनी ऐसी गलत बात ना कह करके अपनी उस चीज़ के खिलाफ मैं नहीं जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि बुजुर्ग हमारे सबसे पहले कोर्ट कचहरियों की बात होती है, सामाजिक पंचायत से ही बातों को निपटा लिया जाता है। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो मैं तो पंचायत में विश्वास करता हूँ, ना कि ज़्यादातर इन सब बातों में कि एक्ट कैसे क्यों क्या हुआ, ये सब मेरी समझ में नहीं आती है। सही बात है। किसी लोगों को गलत तरीके से फंसा देना, मैं इसके भी खिलाफ हूँ।
मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसा करना चाहिए। अगर किसी के साथ में अगर एक्ट लगता है तो उसके लिए कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, कानून उसमें उनकी मदद करता है। कोई एक्ट ऐसा नहीं है कि गाजर मूली है किसी पे भी लग जाएगा। किसी जाति का, हम गांव में रहते हैं, ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, सभी को ऐसे बोलते हैं, जातियों से ज़्यादातर हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सभ्यता का मतलब अपना वो नहीं देते हैं, तो वो कई बार जाति का नाम लेकर बोलते थे और जाति का नाम बोलने में एक्ट नहीं लगता है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न मास्टर जी करना चाहेंगे। देखो बजेंद्र भाई साहब, जैसे कि जाट को जाट कहते हैं तो बुरा नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। और जाट को छोड़ के जितनी भी जाति हैं, किसी से ब्राह्मण कह दूं बामन, या किसी हरिजन से हरिजन कह दूं, तो वो हरिजन एक्ट लगाते हैं। इसमें जाट ही एक ऐसा है कि आप जो कहेंगे कि जाट की बड़ाई कर रहे हैं कि अनपढ़ जाट पढ़ो जैसो, पढ़ो जाट खुदा जैसो, तो इसमें खुदा की समवाई है और किसी जाति में समवाय नहीं है। इसके बारे में बताओ थोड़ा। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। मैं ये किसी बात को प्रेशर में नहीं कह रहा हूँ कि भाई जैसे आपने अपने शब्द कहे हैं कि भाई इस तरीके से जैसे जाटों के बारे में बोला है, और सब बिरादरियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको मास्टर जी एक बात बताता हूँ। जो ये जातियाँ हैं ये किसी समाज ने नहीं बनाई है। ऊपर से दो जाति बनी है जी, स्त्री और पुरुष। हाँ जी, ये संविधान के तहत है। हाँ। और जाट, जाटव और चमार, अगर मैं इसमें से जाट को अलग कर देता हूं तो जाटव और चमार, हमारे जो देहात का क्षेत्र है इसमें लोगों को ये नहीं पता कि जाटव कौन है और चमार कौन है। जैसे कोली जाति हमारे भाई हैं, एससी भाई हैं, उनमें होता है कि चानौर कोली और माहौर कोली। इसी तरीके से हमारी इन जातियों में भी अलग अलग वो हैं, जैसे कहते हैं कि इसकी अलग अलग परिभाषा है। और ये जातियाँ विशेष रूप से भाईचारे को मैं ज़्यादा मानता हूँ, जातियों में मैं कम विश्वास करता हूँ, क्योंकि आजकल वो समाज नहीं रहा जो छुआछात करता था। आज भी मैं आपका इंटरव्यू, आप भी चौधरी जाति से, जाट जाति से बिलोंग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके पास आकर कोई ऐसी बात खली जिसका मैं बुरा मानूं, क्योंकि रात दिन हमारा इसी समाज में रहना है और सामाजिक ताने बाने को, ढांचे को मजबूत किया जाए, जिससे कि हमें ऐसा लगे कि भाई हमारे अंदर कोई ऐसी वो नहीं है, कमी है तो हम उसका भी सुधार करते। गंदगी को तो कोई भी पसंद नहीं करता। आप अच्छी स्वच्छता से, पढ़े लिखे हो, सभ्यता से बात करते हो तो जातिवाद की कोई बात नहीं होती है। सभी लड़के एक साथ रहते हैं। हम क्लास में पढ़े थे, हमारे साथ में कभी कोई जातिवाद नहीं हुआ। जातिवाद होता है गलत जगहों पर। सबसे ज़रूरी है शिक्षा। जब तक हम किसी समाज को सभ्य नहीं बनाएंगे, बिल्कुल, तब तक वो मतलब इस प्रकार की एक्ट हैं, जो हरिजन एक्ट हैं और वगैरह वगैरह ये होते रहेंगे। लेकिन जब हम अपने समाज को, किसी भी जाति से है, क्योंकि उसी स्कूल में जाट पढ़ रहा है, उसी में ब्राह्मण पढ़ रहा है, उसी में हरिजन पढ़ रहा है, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं किया जाता स्कूल में भी। नहीं, लेकिन समाज में ऐसा क्यों किया जाता है, ये सोचनीय बात है। और इस पर शिक्षा की ओर ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए हमें, तभी। बहुत ही अच्छी बात कही विजेंद्र भाई साहब ने। साथियों, हम जातियों में बटे हुए थे, बहुत समय पहले से जातियों में बटे हुए थे, तो हमारा समाज पीछे था। लेकिन जैसे ही हमने जातियों में बंटना बंद कर दिया तो हमारा समाज आगे बढ़ने लगा। तो हमारा भी यहाँ पे यही फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो पंच, सरपंच या फिर हमारे ऊपर जो नेतृत्व करने वाले नेता लोग होते हैं वो भी जातियों को ना मानें। और यही बात विजेंद्र भाई साहब जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम जातियों में बट जाएंगे और जातियों के बटकर, यानी कि जातियों में बटकर अगर हम काम करेंगे तो हम अपने समाज को एक नई राह नहीं दे पा सकते हैं। ये इनका यहाँ पे कहना है और बहुत ही अच्छा कहना है और बहुत ही अच्छा प्रयास ये यहाँ पे करने वाले हैं। तो साथियों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जातियों में बटकर हमने अपने समाज का बहुत नुकसान कर लिया। अब वो दिन नहीं है, अब बदलने के दिन हैं। जातियों में बंटना बंद करें और अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, एक नई तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा विजेंद्र भाई साहब जी। एक कहावत है कि किसी के पास अगर कितना भी पैसा हो जाए लेकिन उसकी भूख बढ़ती नहीं है। आपने देखा होगा धीरू भाई अंबानी है, बड़े बड़े जो अमीर हुए हैं, अगर उनकी भूख घट जाती तो वो आगे पैसा नहीं कमाते, लेकिन वो पैसा कमाते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में आप अपनी जेब भरने के लिए आए हों, क्योंकि पैसे की भूख कभी मिटती नहीं है। सौरभ साहब, आपने ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे से पूछा है जो ये प्रश्न है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका बिल्कुल
स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में आपको जवाब दूं, अपने समाज को जवाब दूं, आपके चैनल के दर्शकों को जवाब दूं और ख़ासकर अपने 20 नंबर वार्ड के मतदाताओं को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने परिवार को इस चीज़ का जवाब दूं। देखिए, जैसा कि आपने कई बार ये बात चली है कि मेरा नाम विजेंद्र है, मैं विजेंद्र हूँ ये सबको पता है, लेकिन मेरे नाम का मतलब किसी को नहीं पता है। मैं अगर इस चीज़ को दूसरे तरीके से कहें कि विजेंद्र नाम का मतलब क्या निकलता है, क्योंकि किसी नाम का मतलब ज़रूर होता है। मेरे नाम का भी एक मतलब है, वो नास्तिक है। मैं नेगेटिव बातों का एक अनुभव निकाल करके उसमें से पॉजिटिव बातें निकालता हूँ, सकारात्मक बातें निकालता हूँ। दूसरी बात, आपका जैसे क्वेश्चन है कि जेब भरने वाली बातें हैं, जेब भरने के लिए पैसा मैं आज भी कमा रहा हूँ, मेरा अपना धंधा है, लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से ही मैं आया हूँ। रही बात धीरू भाई अंबानी की या उनकी, पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है, लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात है। मैं लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। चुनाव जीतना हारना ये सब बाद की बातें हैं। चुनाव मैं हार जाऊं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने लोगों का विश्वास तोड़ने की बात नहीं करूंगा। पैसे की मैं नहीं समझता कि राजनीति में अगर इस तरीके से कोई बात है तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं समझता। यानी कि आप अपनी जेब भरने के लिए नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए आए हो। तो विजेंद्र भाई साहब जी, एक प्रश्न और है, जनता पूछना चाहती है कि अभी तो ठीक है, विजेंद्र भाई साहब सबके घर भी जाते होंगे, सबसे वोट मांगने के लिए कुछ भी करते होंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बन जाते हो जिला पार्षद वार्ड नंबर 20 के, तो उसके बाद लोगों की समस्याओं को भी सुनना आप बंद कर दें? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा लोगों के साथ, कहीं धोखा हो जाए, ऐसी कुछ बात हो जाए? सुदेश भाई जी, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई अहम आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो अपना परिवार देखा है, बहुत गरीबी से उठकर मैं इस सतर तक आया हूँ। अगर मैं अपने समाज से दूर हट गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे राम राम भी करेगा। मैं चाहकर भी, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे परिवार का, मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने समाज से दूर हटूँ। और जो आदमी समाज से, राजनीति में जुड़ने का मतलब होता है समाज से जुड़े रहना। अगर मैं समाज से ही टूट जाऊंगा तो मैं राजनीति में, मेरी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होगी, मैं कैसे लोगों के सामने खड़ा हो पाऊंगा? मैं नहीं चाहता। मेरे पास आज भी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, घर है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन समाज की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। मैं समाज से चाहकर भी दूर नहीं हो सकता। जातियों से मिलकर समाज बनता है और मैं समाज के साथ रहना चाहूँगा, बीच में उनके सुख दुख में रहना चाहूँगा। मैं समाज से अलग नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे विचार हैं। साथियों, कई बार देखा जाता है कि जो कोई पंच सरपंच बनने के लिए इलेक्शन लड़ता है तो उससे पहले जैसे खड़ा होता है तो वो लोगों से बड़े बड़े वादे करता है, बड़े बड़े उनको सांत्वनाएं देता है कि ये किया जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ज़्यादातर देखने में ये आता है कि जैसे ही वो पंच और सरपंच बन जाते हैं उसके बाद वो उस जनता को भी भूल जाते हैं जिस जनता की वजह से आज वो उस पायदान पर खड़े हैं। तो ये बात ज़्यादातर सुनने को आती है पूरे समाज में और हमारे और आपके गांव में, देहात में और शहरों में भी। तो यहाँ पे विजेंद्र भाई साहब का ये कहना है कि मैं इस बात में बिल्कुल भी कतई भी विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं गरीब पृष्ठभूमि से हूँ, गरीबी मैंने देखी है। अगर आज मैं थोड़ा बहुत बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पद पर बनने के बाद मैं लोगों को भूल जाऊँगा। तो ये कहना विजेंद्र भाई साहब जी का है। और विजेंद्र भाई साहब जी, अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो भाई आपके अपोजिट हैं उनके प्रति आपका रवैया कैसा है, नज़रिया कैसा है, पहले तो ये बताइए आप। सुदेश भाई जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सामाजिक ढांचे में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। अपोजिट किसी के कोई नहीं होता है। अच्छा। अपोजिट होती हैं लोगों की विचारधाराएं, अपोजिट होती हैं लोगों की समझ। लोग जब हो सकता है मेरे भी प्रतिद्वंदी हैं, मतलब हो जाए
अभी तो कोई नहीं है, लेकिन लगता है अपोजिट में। अपोजिट होने की जो बात है वो इस तरीके से आती है, किसी से अगर मेरे विचार नहीं मिल पाते हैं तब जाकर अपोजिट शब्द का नाम आता है। और ये जिला परिषद का चुनाव है, इस चुनाव में अपोजिट होने का कोई महत्व ही नहीं रहता। अगर कोई भाई अपोजिट होता है तो वो समाज के साथ गद्दारी करता है। अगर पंचायत के मार्फत समाज मुझसे ये कहता है कि विजेंद्र बेटा आप बैठ जाओ, तो मुझे कोई इसमें दुख नहीं है, गुरेज नहीं है कि मैं अपना त्याग बिल्कुल करूँगा समाज के लिए। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी दावेदारी पेश करूँगा, उसके बाद समाज अगर नहीं चाहेगा तो मैं नहीं बनूँगा। अगर किसी भाई को समाज चुन के बनाता है तो मैं उसमें अपना पक्ष दूंगा, बिल्कुल दूंगा, मैं अपनी सहमति भी दूंगा। और अपने उस कैंडिडेट का समाज अगर किसी को निकाल के लाता है तो मैं उसको पैसे से भी सपोर्ट करूंगा, और उसका शारीरिक रूप से उन गांव में जो हमारे वार्ड नंबर 20 के गांव हैं उन गांव में जा कर के उस भाई के साथ पूरे खुले मन से उसका सहयोग करूंगा। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरे साथ में सभी भाई लगें, मुझे अब की बार मौका ज़रूर दें, क्योंकि अपोजिट चीज़ का मैं मतलब नहीं मानता। अपोजिट कोई चीज़ें नहीं होती हैं, विचार होते हैं, और मैं अपने विचार सभी से साझा करने के लिए तैयार हूँ। मैं उन विचारों को नहीं मानूंगा जो नेगेटिव विचार होते हैं। मैं पॉजिटिव विचारों का आदमी हूँ, स्पष्टवादी आदमी। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी तरह से आपने जवाब दिया कि आप अपोजिट को नहीं मानते हो, वो तो सब अपना अपना काम होता है। साथियों, यहाँ पे विजेंद्र भाई ने कहा है कि अगर कोई अपोजिट है और वो खड़ा होना चाहता है, और 4 भाई यानी कि गांव के बुजुर्ग लोग, बूढ़े बड़े लोग अगर इनको बिठाना चाहते हैं तो वो बिठा भी सकते हैं, बल्कि ये तो अपोजिट के साथ जाकर उनके लिए लोगों से वोट भी मांगेंगे। तो बहुत ही अच्छे नेक विचार हैं विजेंद्र भाई के। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा विजेंद्र भाई, जैसे पाल गडरिया समाज को एससी में शामिल कर लिया गया है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या पाल गडरिया समाज जो है वो इस पद को, या फिर वो अगर उसको कोई भी समाज सेवा करने के लिए पद मिलता है, जीत जाता है कोई, तो क्या वो अपने इस पद को कार्यरत कर पाएगा या संभाल पाएगा? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। सुदेश भाई जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग हमारे जिन गांवों में रिजर्व पंचायत हुई हैं उन लोगों को गुमराह किया हुआ है कुछ असभ्य लोगों ने, कि इसमें ये जाति शामिल हो गई, अब तो वो बनेंगे वो बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन बनेगा। लोग जो भी बनेगा, जो भी एक इंसान आपके सामने छन कर आएगा, मेहनत करके आएगा, वो लोगों का विश्वास जीतने के बाद ही लोगों के मत से सामने आता है, ना कि अपने आप। अगर अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया आप कोई बदल लेता है तो उसमें मैं नहीं चाहता ये कोई भले की बातें हैं। जैसे कि सरकार ने पाल गडरिया समाज को घुमंतु जाति, जो सांसी समाज की सब कास्ट बना करके इस एससी समाज में शामिल किया है। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि लोगों को इसमें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है कि इस तरीके से उसको शामिल कर दिया, उसको शामिल कर दिया। किसी का कोई विरोध ना करे। विरोध करना है तो उस चीज़ का विरोध करें जो विरोध करने के लायक हो, बुराइयों का विरोध करें। अगर गडरिया जो जाति है, पाल गडरिया, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि हम समझते हैं गाडिया लोहार और पांचाल लोहार, एक जाति हमारे समाज में बसती है। पांचाल लोहार जिनको हम बोलते हैं, जो लोहे का काम करता है। दूसरा होता है गाडिया लोहार, काम वो भी लोहे का ही करता है। लेकिन इसी तरीके से हमारी जो ये सरकार ने शामिल की हुई जाति है, सांसी समाज की सब कास्ट, पाल गडरिया जाति जो घुमंतु जाति में आती थी, उस जाति को शामिल किया है। अगर कोई आदमी इसका गलत तरीके से फ़ायदा निकलता है तो मैं उसको उसकी अपने शब्दों में निंदा करता हूं कि वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। बाद में लोगों का विचार गलत हो जाए, लोग उससे हीनता की दृष्टि से देखने लगे। क्योंकि मैं तो अपने बघेल समाज को, जो बघेल जाति है, उसको इस बारे में ये कहूँगा, क्योंकि आप अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं और इन छोटी चीज़ों में ना उलझ के अपने राजनीतिक द्वेष की भावना पैदा करके आप इस चीज़ में ना उलझें। जो पाल गडरिया समाज के लोग हैं उन्हीं को सामने आने दें, अन्यथा
इसके बारे में सामाजिक जो भावना है वो गलत हो जाती है और एक भाईचारा बिगड़ने का अंदेशा हो जाता है। मैं तो अपने शब्दों से यही अपील करूंगा अपने बघेल जाति के लोगों से, केवल पाल गडरिया, हमें नहीं पता इनमें पाल कौन है और बघेल कौन है। जैसे मैंने बताया आपको, हमारी जाति में भी जाटव और चमार की एक अलग चीज़ें होती हैं। एससी रिजर्व होने के बाद अब ऐसा नहीं है कि उसमें वो चीज़ें आ जाएंगी कि भाई इसका ये गलत फ़ायदा उठा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जिसके लायक है वो उसका फ़ायदा उठाएगा, सरकार ने उसको निर्धारित किया है। हालांकि इस पर सरकार के फैसले पर, कोर्ट के फैसले पर लोगों ने पटिशन डाली हैं। बाकी जो होगा समाज में सब सामने आ जाएगा। मैं उनका सम्मान करता हूं और सम्मान करता रहूँगा। सही है, बहुत ही अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विजेंद्र भाई का संदेश मिल गया होगा। अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है उन्होंने। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा विजेंद्र भाई, अगर दो पक्षों में झगड़ा होता है समाज में, गांव में जहाँ पे आप रहते हो या फिर जो आपका क्षेत्र है, एरिया है, जर्नल प्लस पिछड़ा वर्ग में, तो आप किसका पक्ष लोगे? यानी कि दो पक्षों का झगड़ा हो जाता है, उसमें कौन कौन से पक्ष? एक जर्नल है, एक पिछड़ा वर्ग है, तो उनमें से आप किसका पक्ष पहले लोगे? सुदेश भाई, जैसा कि समाज सभी जातियों से मिलकर बना है, इसमें अगर किसी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि झगड़ा करना ही गलत बात है। अगर किसी का कोई किसी भाई से मतभेद हो जाता है तो उसको झगड़े में ना बदल के उसको एक सामाजिक तरीके से निपटा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रही बात जर्नल और पिछड़ी, इसमें जाति की बातें आती हैं। सबसे पहले मैं देखिए, अगर मैं पार्षद पद के उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ तो मैं कोई पंच नहीं बन गया हूँ। मुझसे बड़े मेरे बुजुर्ग हैं, समाज बुजुर्गों का ही एक ताना बाना है। इस ताने बाने में मुझसे ज़्यादा जो फैसले लेने की कैपेसिटी है, जो उनके अंदर एक हुनर है, वो बुज़ुर्गों के अंदर होता है। मैं किसी का पक्ष ना लेकर के बिल्कुल बिना जाति की बात करता हूं और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक स्पष्टवादी आदमी हूं। उस चीज़ का मैं गलत कोई फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, ना ही जर्नल के खिलाफ जाने की कोशिश करूंगा। जर्नल कोई नहीं होता है, जर्नल होती है लोगों की सोच। अगर सभी जातियां अपने आप को जर्नल समझें तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सभी से मेरा ये एक कहना भी है कि आप इस बात को भी समझें कि समाज सभी जातियों से मिलकर बना है। अगर मान के चलो, जैसा कि कई बार कह देते हैं भाई लोग ये छोटी जाति का है, अगर छोटी जाति के लोग आपका सहयोग ना करें, जैसे खेत की फसल को लेकर मैं बात करूं या किसी मजदूरी को लेकर बात करूं, तो आप अपनी खेतों की भी समस्या को सुलझा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब आपके साथ मिलकर बनते हैं। और जो बाहर की मशीनें आती है, क्या उसको पता है कि ये कौन सी जाति की है? हम कई बार बाहर होटलों पे चाय पीते हैं, वहाँ पता है कि ये चाय परोसने वाला कौन है। हम बाहर रोटियाँ रेहड़ियों पे भी खड़े होकर खाते हैं, पूड़ी सब्जी भी खा लेते हैं, तो किसी को पता? वहाँ तो कोई जातिवाद की बातें नहीं आती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर भी जातिवाद की किसी बात को विशेष तौर से आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बुजुर्ग जैसा करेंगे मैं उनके साथ रहूंगा, उसके फैसले को मैं मानूंगा। बहुत ही अच्छी बात है विजेंद्र भाई साहब जी। लेकिन प्रश्न ये था कि अगर जनरल कास्ट में और पिछड़ा वर्ग में अगर लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो आपका कदम क्या होगा, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्गों को साथ लेकर उसको एक सामाजिक तौर तरीके से ही पंचायत की मार्फत ही उस बात को निपटाने की कोशिश की जाएगी। जैसे समाज के बैठकर अगर किसी जर्नल जाति की भी अगर कोई कमी होती है तो उसको भी हमारे बुजुर्ग हैं। देखिए, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं किसी जर्नल जाति का फैसला कर सकूं। मैं तो बुजुर्गों के पीछे हूं और मैं उन जर्नल जातियों के बुजुर्गों से अपील ये करूंगा कि इस तरीके से आप इस ताने बाने को बनाए रखें। मेरे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको वहाँ भी सहयोग दूंगा। रही बात दूसरी जाति, पिछड़ी जाति का, अगर जनरल कास्ट से झगड़ा होता है तो अगर पिछड़ी जाति का आदमी उसमें गलती करता है तो उसको भी दंड का पात्र वो हो सकता है। समाज जिस चीज़ को चाहेगा, समाज से कोई चीज़ भिन्न नहीं है, समाज से कोई चीज़ छुपी नहीं है। इस चीज़ में मैं नहीं चाहता कि जाति की कोई बात होगी। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो जर्नल हो या पिछड़ी जाति से हो या अनुसूचित जाति से हो। मैं इसमें अपना इतना ही कहना पाऊँ। तो यहाँ पे साथियों कहने का मतलब ये है कि अगर गलती पिछड़ा वर्ग की है,
अगर आप ये सोच रहे हों कि विजेंद्र भाई पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, अगर ये किसी पद पर जाते हैं या फिर जिला पार्षद बनते हैं तो गलती अगर पिछड़ा वर्ग की है झगड़े में तो ये पिछड़ा वर्ग का साथ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इनका कहना है कि अगर पिछड़ा वर्ग की गलती है तो मैं उनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सही पक्ष का साथ दूंगा। ये इनका यहाँ पे इशारा है कहने का। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा विजेंद्र भाई साहब जी, आपका वर्तमान में पंच सरपंचों से तालमेल कैसा है? क्योंकि आपको अगर आप बनते हो, आप अपने मकसद में कामयाब होते हो तो आपको पंच और सरपंचों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि विजेंद्र भाई साहब का पंच और सरपंचों से तालमेल कैसा है? अगर हम इनको बनाएं भी तो ये क्या उनसे तालमेल मिलाकर चल पाएंगे या फिर कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे? सुदेश भाई जी, वर्तमान के जो सरपंच हैं, जैसे कि अगर मैं अपने गांव के सरपंच की बात करूं तो हमारा सरपंच के साथ साथ जो पंच हैं उन पंचों से भी मेरा अपना अच्छा तालमेल है। सभी के तालमेल को लेकर ही जिला परिषद के उम्मीदवारी पेश की जा सकती है। उन और रहे और गांव के सरपंच, मेरा सभी से अच्छा तालमेल है। मैं सभी के साथ भाईचारे की भावना से उठता बैठता हूं। दूसरी बात यह है कि गर्भ में जो सरपंच आने वाले हैं वो गर्भ की बातें हैं, कौन बनेगा उनसे कैसा मेरा तालमेल होगा वो बाद की बात है। फिलहाल के जो सरपंच हैं, किसी भी गांव के सरपंच से मेरी कोई कैसी भी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता किसी के साथ में। धोखाधड़ी अगर इस तरीके की कोई बात करता है तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मेरा सभी से अच्छा तालमेल है, चाहे वो मेरे गांव के सरपंच पंच हैं या किसी मेरे 13 वार्ड, ये 13 गांव हैं जो मेरे 20 नंबर वार्ड के, मेरी सभी से अच्छी दोस्ती है, सभी से अच्छे विचार मिलते हैं। मेरी किसी से कोई कैसी भी जातिगत या सामाजिक दूरी नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है। और साथियों, तालमेल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब काम किए जाते हैं, अगर विजेंद्र भाई साहब जी जिला पार्षद पद के उम्मीदवार बन जाते हैं, यानी कि जिला पार्षद पद को जीत लेते हैं, तो इनको ज़रूरत भी पड़ेगी पंच और सरपंचों की, उनके साथ तालमेल मिलाना भी ज़रूरी है। और अभी इनका कहना है कि अभी मेरा जो तालमेल है पंच और सरपंचों से वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण है, और आगे आने वाले पंच और सरपंचों से भी ये सौहार्दपूर्ण जो अपना रिलेशन है वो बनाकर रखने का यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा विजेंद्र भाई साहब जी, बीपीएल कार्ड बनवाने और मच्छरदानी बांटी गई हैं, इनमें आपने कोई भाग लिया? ज़्यादातर गांव में बीपीएल कार्ड बन रहे हैं फ़िलहाल, और बारिश का मौसम है, मच्छरदानियां भी बांटी जा रही हैं। तो इसी बारे में आपसे प्रश्न है कि बीपीएल कार्ड में और मच्छरदानियां बनवाने में आपका कोई योगदान है? सुदेश भाई जी, जैसा कि आपने बताया, मुझे एक बात को लेकर थोड़ा सा अचंभा हुआ कि मच्छरदानियाँ, बीपीएल की मैं बात बाद में करूँगा, कि मच्छरदानियाँ बांटी गई। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई मच्छरदानी नहीं बांटी गई है। अच्छा जी। मुझे इस बारे में प्रशासन से, डीसी साहब से कोई कैसी भी, या खंड विकास पंचायत अधिकारी से इस बारे में कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला है, ना मुझे किसी ने ऐसा बताया गया है, और ना ही मच्छरदानियाँ बटी है। मैं इस बारे में तो बिल्कुल 100% कह सकता हूँ। तो विजेंद्र जी, आपने कोई कदम उठाए कि मच्छरदानियाँ और गांव में तो बांटी जा रही हैं लेकिन आपके क्षेत्र में नहीं बांटी जा रही हैं? देखिए, मुझे थोड़ा सा अभी जो बाहर जाने को लेकर थोड़ी दिक्कत ये थी कि अब सभी को पता है कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, कहीं हम जा भी नहीं पा रहे थे। प्रशासन से जब तक तालमेल हमारा इस कोरोना के टाइम में वैसे टूट गया था, हम नहीं जा पाए, तो हमें नहीं पता चला कि मच्छरदानियाँ भी बांटी गई हैं। रही बात बीपीएल की, बीपीएल हमारे क्षेत्र में जितने सर्वेयर और सुपरवाइज़र के माध्यम से सर्वे चल रहे हैं, मैं सभी सर्वेयर और सुपरवाइज़र से अपने गांव में तो मैंने उनके साथ बैठकर काम करवाया है। किसी का नाजायज़ नहीं बनना चाहिए, जो जायज़ जिस चीज़ का पात्र है उसको ही उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। और आजकल तो सरकार ने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से योजना बना रखी है। आधार कार्ड से सब कुछ लिंक सिस्टम होता है, सबको पता चल जाता है इस आदमी पर कितनी ज़मीन है, इस आदमी के कितने खाते हैं, ये आदमी क्या करता है क्या नहीं करता है, बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉय है, या फिर किसी इंडस्ट्रीज वर्कर है। तो इस चीज़ को, सभी चीज़ को आधार कार्ड से लिंक है। और बीपीएल केवल, मैं तो ये कहूँगा, समाज में जो इसके लायक हैं उन्हीं को इसका लाभ मिले।
और इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा तभी सरकार की योजना और परियोजना जनता तक धरातल पर पहुंचती है। एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगा विजेंद्र भाई साहब जी, कई बार जैसे कि कार्ड बने होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है उनके कार्ड नहीं बनते हैं बीपीएल, लेकिन जिनको कई बार जो समर्थ होते हैं उनके कार्ड बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा समाज में जो लोग बाइक तो खरीद सकते हैं 70,000 की 80,000 की और अपना और काम भी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उस 80,000 की बाइक पर बैठकर बीपीएल कार्ड हाथ में लेकर 2 किलो आटे, 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल के लिए लेने के लिए जाते हैं। तो क्या यहाँ पे ये गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? जो गरीब लोग जिनको मिलना चाहिए था उनका हिस्सा खाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो समर्थ हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए सुदेश जी, ये एक बहस का मुद्दा नहीं है। बीपीएल को लेकर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि टिप्पणी देने में बहुत सारी बातें उभर कर सामने आएंगी। फिर आता है भ्रष्टाचार। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, समाज को भी ये क्लियर कर दूँ, आपको आपके चैनल के दर्शकों को भी क्लियर कर दूँ कि जो बीपीएल है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं बना है, वो सर्व समाज के लिए है, सभी जातियों के लिए है। अगर कोई भाई ये सोचता है कि इसमें केवल एससी जाति आती है, ऐसा नहीं है। इसमें जनरल जाति, गरीब जनरल में भी हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है। गरीब की कोई परिभाषा नहीं है, गरीब होती है परिस्थितियाँ। दूसरी बात, रही बात मोटरसाइकिल और नाज लेने वाली बात है, 70,000 की मोटरसाइकिल सरकार ने बीपीएल की कुछ पात्रता बना रखी है कि इस आदमी के पास अगर ये चीज़ें होती हैं, ये सहूलियत होती हैं जो इस स्कीम के अंदर नहीं आएंगी। मैं वो आपको क्लियर कर दूं, समाज को बता दूं कि बीपीएल को लेकर सरकार ने एक आय सीमा बना रखी है। सबसे पहले इनकम की बात करूंगा, 1,80,000 रुपये है सालाना आमदनी। दूसरी बात, अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो भी बीपीएल बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 70,000 की मोटरसाइकिल पर गेहूं लेने के लिए जाता है तो वो बीपीएल का पात्र नहीं है। दूसरी बात, अगर एक परिवार में एक से ज़्यादा बाइक है तो वो पात्र नहीं है। 2.5 एकड़ से ज़मीन कम वाला, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो जनरल जाति का है या बीसी जाति का है या एससी जाति का है, वो उसका पात्र है। अगर उसके घर में सरकारी नौकरी या अर्ध सरकारी नौकरी नहीं है तो मैं तो चाहूँगा कि लोग इस चीज़ में आगे बढ़कर आएँ और अपने अधिकारों के लिए सामने आए, जिससे कि सबको पता चले कि ये आदमी इसके लायक है या नहीं है। केवल राजनीति की, छोटी राजनीति के कारण गरीब लोगों के बीपीएल बनाए जाते हैं और वो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल कतई गलत है। जो सक्षम परिवार है उसको बीपीएल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैं अपने गांव की बात करूँगा, मेरे गांव में, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, मेरे गांव में एक भाई का बीपीएल बना था। वो भाई जनरल जाति, जाट जाति से बिलोंग करता है। उस भाई को डिपो जो राशन वितरण केंद्र है उससे नाज लेने में शर्म आती थी। उसको कई बार सामाजिक लोगों ने बोला कि भाई अपना ये बीपीएल कटवा दे, अच्छा नहीं लगता, तेरे पास जिम्मेदारी है। उस भाई ने कई बार प्रशासन के पास भी अपनी शिकायत दर्ज की, मैं उसका बिल्कुल गवाह हूँ, मैं उसके साथ भी गया हूँ। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं कमी करता है। उस बीपीएल को आज तक नहीं काटा गया और वो आदमी बार बार अपील करता रहा कि मुझे बीपीएल की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें प्रशासन भी अपना सहयोग दे। डिपार्टमेंट के लोगों से भी मेरा कहना है कि वो अपना सहयोग दें और सही लोगों को सही स्कीम पहुँचाने का काम करें। देखो जी विजेंद्र जी, कि बीपीएल जो कार्ड बने हैं, हमारे गांव में बने हैं, आप गांव में बने होंगे, इधर उधर पूरे क्षेत्र में बने हैं, लेकिन मैंने उन बनाने वालों से बात की है और वो कहते हैं कि सर एक जगह बैठ के बनाते हैं वो, जैसे कि आपके पास बैठ गए या भाई साहब के पास बैठ गए, मेरे पास बैठ गए, तो वहीं से 10-12 आदमियों के नाम लिखते हैं, उनका फार्म भरते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं। मैंने उनसे बात की कि ऐसा होना नहीं चाहिए, आप जाके ट्राई कीजिए, किसी फ्रिज है उस पूरी तरीके से छानबीन करिए, जो इसके एबल है उसको बनाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि आगे से जो लिस्ट बनी हुई है, हम तो बस छानबीन करने आए हैं कि कार्ड तो बन चुके, काम तो हो चुका, फार्म भर चुके, हाँ, छानबीन करने के लिए इस तरीके से आए हैं कि इस पे मतलब ये काबिल है या नहीं है। मैंने कि भाई काम सुचारू रूप से करना और जो एबल है उसी का बनाना, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मैंने इन्हें बोल भी दिया। लेकिन वो कहते हैं कि जो लिस्ट है वो आगे से आई है, ये जो गांव में घूम रहे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, पहले से लिस्ट बनी हो रहा है। उन्होंने लिस्ट भी दिखाई थी मुझे, लिस्ट में जिसका नाम है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा।
देखिए, मैं ये बात मास्टर जी क्लियर कर देता हूँ कि जैसा कि आपने ये बात पूछी है, बहुत अच्छी बात है। बीपीएल को लेकर लोगों को असमंजस बना होता है कि बीपीएल कैसे लोगों का होता है और ये लिस्ट कहाँ से आती है। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वर्तमान सरकार ने सीएससी सेंटर बनाए हुए हैं, डिजिटल सेवा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर है। इस टाइप से जो सीएससी की जो कंप्यूटर की दुकानें खोली हुई है, जो मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि कंप्यूटर वाली दुकानों पर लोगों ने ये स्कीम जब आई थी तो उन स्कीम के मार्फत लोगों ने अपने फार्म अप्लाई किए थे, जिसमें वो हाउस होल्ड आईडी बनी थी। जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं प्रशासन की तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूँ, जितना मुझे अधिकांश नॉलेज है मैं उस बात को करूँगा। हाउस होल्ड आईडी के आधार पर ही, जैसे मैंने हमारे गांव में सर्वेयर और सुपरवाइज़र आए थे, मैंने उन पर वो लिस्ट देखी थी, तो जो हमारे लोगों ने फार्म अप्लाई किए थे केवल वो ही लिस्ट उनके पास है, नहीं कि बीपीएल की सर्टिफाइड लिस्ट बनकर उनके पास है। अगर सर्टिफाइड लिस्ट, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास सर्टिफाइड जो बनने थे वो तो बन गई, वो अगर कोई ऐसा कर्मचारी कहता है तो बिल्कुल वो गलत कहता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और एक जगह बैठकर सर्वे करने की बात है तो देखिए, कोरोना का टाइम था, किसी के घर पर कर्मचारी भी इंसान है, सभी को पता है। इस वैश्विक महामारी से डर लग रहा था और आज भी सरकार ने बहुत सारी सावधानियां बरतने की हिदायत दी है। और मैं भी लोगों से अपील करूंगा कि सामाजिक दूरी की बात ना करके 2 गज की दूरी जो सरकार की हिदायत है उसमें दूरी बना कर रखें और मास्क पहनने का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कि वो सरकार में जुर्माने से भी बचे। दूसरी बात, बीपीएल में कर्मचारी सभी आदमियों के घर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सभी को डर लग रहा था। जहाँ पर बैठ, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पर बैठकर वो सर्वे कर रहे थे, अगर एक जगह बैठकर सारे गांव का सर्वे किया है तो वो गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी बात, अगर वो घूम कर सर्वे किया है, इस मोहल्ले में वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, वहाँ से उनके पास जो लिस्ट है, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करके उनको दी है, किसी के पास फ्रीज है, किसी के पास तिपैया है, चौपैया है, कितने गज ज़मीन है, कितने एकड़ ज़मीन है, कितने कनाल है, इस सारी चीज़ों की अगर किसी ने गलत तरीके से भी अगर किसी भाई ने लालच बस सूचना दी है तो उसके खिलाफ भी सरकार एक नई योजना लाने को जा रही है, परिवार पहचान पत्र, जिससे सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से खुलकर सामने आएंगी कि किस परिवार के आदमी के पास क्या क्या चीज़ है, रजिस्टर्ड है सरकार के खाते में। अगर वो क्लियर आएंगी तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होने का प्रावधान है। गलत तरीके से कोई गलत चीज़ को ना ले। मेरा सब भाइयों से निवेदन है कि जो जिस चीज़ के पात्र लायक है, उसके लायक है तो उस लायक आदमी को ही वो स्कीम मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि ये वार्ड मेंबर होते हैं, हर गांव में होते हैं, इन वार्ड मेंबर को भी काम तो इन पर कुछ होता नहीं है। इनका काम ये है कि सामाजिक कार्य में कम से कम भाग तो लें। जैसे कि बीपीएल कार्ड बने, मच्छरदानी बटे, कि किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, आधा धुंध बांटी जा रही है, जो जिसे ज़रूरत है वो ले जा रहा है और जिसको वास्तव में ज़रूरत है उसे नहीं मिल रही। और जो ये मतलब मच्छरदानी मिली हैं, इन्हें कोई ओढ़ नहीं रहा, कोई लगा नहीं रहा, ये सारी रिश्तेदारी में जाएंगी, यूज कोई नहीं करेगा जी। लेकिन फिर भी मोबाइल चाहिए, मेरे बच्चे ने चाहिए, उन्हें चाहिए। और रही बात बीपीएल की, बीपीएल में भी जो ये हमारे वार्ड मेंबर, इन्हें पता रहता है कि मेरे वार्ड में कौन आदमी एबल है और कौन आदमी अनेबल है। बीपीएल कार्ड इनके थ्रू बनना चाहिए था, इनके साथ घूमना चाहिए था कि वार्ड मेंबर क्या है कि वो, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, बना दिए बस हो गया काम, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे वार्ड में क्या हो रहा है, कैसे किस आदमी की पेंशन नहीं बन रही, कौन वृद्ध कैसा है, उसे 60 उससे ऊपर है, उसकी पेंशन नहीं बन रही। ये छोटे मोटे काम भी वार्ड मेंबर नहीं देखता। बताओ क्या जिम्मेवारी है इनकी? अपनी जिम्मेदारी को उठाओ, सोचो कि हमें जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है। सही बात है। साथियों, समाज तभी चलता है जब सब साथ देते हैं। वार्ड मेंबर, सरपंच, पंच, पार्षद, इन सबको किस लिए बनाया जाता है? इन सबको बनाया जाता है जनता का नेतृत्व करने के लिए। और अगर ये नेतृत्व नहीं कर पाते हैं तो इनको पंच, सरपंच और कोई भी नेता की पदवी देने का फ़ायदा ही क्या? तो यहाँ पे हम यही अपील आपसे करना चाहेंगे, पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर और नंबरदार सभी को, कि अपनी जनता की सेवा करें। इसीलिए आपको चुना जाता है, जनता का जो पक्ष लेने के लिए और जनता का नेतृत्व करने के लिए। तो अगर आप नेतृत्व नहीं करते हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है।
अगला प्रश्न है विजेंद्र भाई साहब जी, कुश्ती कबड्डी खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, कई बार क्या होता है गांव में अच्छा खेलते हैं, कबड्डी भी अच्छा खेलते हैं, कुश्ती भी अच्छा खेलते हैं, वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो नेशनल लेवल पर नहीं जा पाते हैं और स्टेट लेवल पर भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं होता है गांव के पंच और सरपंचों का। यही होता ज़्यादातर मोस्टली। आप नांगल में देख लीजिए, जाट है जो वहाँ पे सूबे पहलवान जी हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको एक चैलेंज का वेट करने के लिए भी उनको नहीं मिल पा रहा है। वो यहाँ पे शिकायत लेकर भी आए थे। तो आप इस दिशा में क्या प्रयास करोगे, यानी कि जिन बच्चों को मौका नहीं मिलता उनको आप किस तरह से मौका दिलवाओगे, या फिर आप भी इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दोगे? इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रतिभा है गाँव की, वो बाहर नहीं निकल पाती है अगर आप उनका साथ नहीं देते हो, और अगर आप उनका साथ देते हो तो आपके गांव का नाम रोशन होता है देश और विदेश में भी। तो आप इस दिशा में क्या प्रयास करोगे? सुदेश भाई जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, गेम कोई भी हो, एनीवे गेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, बहुत सारी प्रतिभा छुपी हुई हैं, और इसमें हमारा सिर्फ एक संपर्क की कमी होती है। सरकार, हम जिस क्षेत्र में बसते हैं, इस क्षेत्र को पहले ही पिछड़ा कहा जाता है, सरकार के द्वारा ये पिछड़ा पहले से ही घोषित है। सही बात। जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है, हम अगर विशेष रूप से अपने पलवल क्षेत्र की बात करें, क्योंकि इस पलवल क्षेत्र से 3 स्टेट की सीमा लगती है और दिल्ली को जोड़कर 4 हो जाती है। लेकिन ये जो बात आती है कि प्रतिभा खेल के अंदर हमारे क्षेत्र में है, तो हमारे जो खेल जो अधिकारी होते हैं वो मशगूल अपनी बातों में होते हैं, ना कि बच्चों की प्रतिभाओं को लेकर चिंतित है। मैं बिल्कुल कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर मुझे समाज ये मौका देता है तो मैं सबसे पहले युवाओं के लिए ट्रैक बनवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रैक ना होने के कारण, और मैं सरपंचों से भी अपील करता हूं भाई, सभी सरपंच ध्यान दें, आने वाले भी और वर्तमान वाले भी, क्योंकि अभी चुनाव आने में काफ़ी टाइम है। मेन रोड पर बच्चे दौड़ लगाते हैं, अंधेरे के कारण कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने परिवारों के चिराग उजड़ गए हैं। बच्चे आजकल सभी 1-2 पैदा करते हैं, और आजकल एक आध बच्चा अगर किसी का गुजर जाता है तो उस माँ बाप पर बहुत बुरा दौर आता है, उस माँ बाप के लिए उसकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है जीने की। सभी सरपंच ट्रैक बनवाएं, पंचायत के रेजुलेशन प्रस्ताव करें। सबसे पहले प्रथम काम ये करें कि बच्चे सुरक्षित हों। अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। ट्रैक बने। खेल कूद में मैं पहले भी इंटरेस्टेड रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव में कबड्डी के गेम हम ज़्यादा करवाया करते थे, और बाहर से दूर से हमारी पंजाब तक की टीम हमारे गांव में आती थी। हमने एक बार ऐसा ही हुआ था, हमारे जो गेम के दौरान कुछ बच्चे जनौली गांव से आ रहे थे, वो एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में, और हमें अपना गेम बंद करवाना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो प्रशासन का रवैया है खेल के प्रति, ये अपना प्रशासन सुधारे, और मैं चाहूँगा कि मैं अपना इसमें इलेक्शन जीतना हारना बाद की बात है, तो मैं इसमें अभी भी अगर ऐसी बात है तो मैं अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रशासन से भी बात करूँगा, खेल अधिकारी से, स्पोर्ट्स कोटे के जो भी अधिकारी हैं मैं उनसे बात करूँगा, और उनसे ये मैं सरकार को भी अपना सुझाव भेजूँगा कि इसमें गाइडलाइन जारी करे कि ये ट्रैक जो है अपने पंचायत स्तर पर सबसे पहले काम ये करवाया जाए, क्योंकि व्यायामशाला जब सरकार बनवा रही है तो उसमें ट्रैक का भी काम साथ हो सकता है। सही बात। दौड़ लगाने का जो काम है, बच्चे फौज की, पुलिस की, फोर्स की जितनी भी भर्तियाँ होती है, अब जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती के चक्कर में बच्चे रोड पे दौड़ेंगे, कितने परिवार डर बना रहता है, खतरा बना रहता है, तो ये खतरा खत्म हो जाएगा ट्रैक बनने से। सही बात है। तो साथियों, जो हमारे विजेंद्र भाई साहब हैं, ये नौजवान बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो नौजवान होते हैं, देश के, गांव के, समाज के, किसी भी क्षेत्र के नौजवान बच्चे और शिक्षित बच्चे, यानी कि जो शिक्षा होती है, ये हमारे समाज की नींव है। और अगर नौजवान बच्चे ही, यानी कि हमारे समाज की नींव कमज़ोर पड़ जाएगी तो वो मकान आप ही समझ के देखिए कितने दिन खड़ा रह सकता है। तो हमें चाहिए कि हमारा जो समाज है
वो बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, नौजवान साथियों के, खिलाड़ियों के तरफ ज़्यादा ध्यान दे, और जो शिक्षा है समाज के अंदर उसकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा भी एक नींव का काम करती है और जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, वो भी एक नींव का काम करते हैं समाज के लिए। तो हम अगर नींव मजबूत बनाएंगे तो हमारी इमारत, जो समाज रूपी इमारत है, वो भी मजबूत बनेगी, वो भी ज़्यादा दिनों तक टिकी रहेगी। तो हमें अपनी नींव को मजबूत करना है और खिलाड़ियों को और शिक्षा को आगे लाना है, आगे बढ़ाना है और नौजवान साथियों का साथ देना है। इस काम को करने के लिए विजेंद्र भाई साहब जी यहाँ पे कह भी रहे हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा विजेंद्र भाई साहब जी। अगला प्रश्न है पेंशन के ऊपर। कई बार आपने देखा होगा, आपके क्षेत्र में बहुत सारे गाँव आते हैं, तो उन गाँव में क्या होता है कि जो पेंशन लेने लायक जो लोग होते हैं उनको पेंशन मिल नहीं पाती है। वो कई बार अपने कागज़ लेके इधर उधर घूमते हैं, लेकिन पेंशन बंध नहीं पाती है। और लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन लेने की अभी उनकी उम्र भी नहीं हुई, उनको पेंशन मिलती रहती है। तो सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार है। तो इसमें जो ये खामियां हैं, इन खामियों के ऊपर आप क्या कदम उठाओगे? सुदेश भाई, पेंशन को लेकर मेरा जो अपना सुझाव है, कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से महकमे को बदनाम किया गया। पैसे लेकर उनकी पेंशन, कम उम्र के लोगों की पेंशन बांधी गई। अधिकांश लोगों की ऐसी ही पेंशन बंधी थी उस टाइम जब वो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर थे। लेकिन सरकार इस भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ज़्यादा पारदर्शी तरीका लाने को जा रही है। मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है कि परिवार पहचान पत्र जो योजना है, एक परिवार एक पहचान, उससे सभी को जोड़ने का काम किया जाएगा। दूसरी बात है, जो पेंशन अगर किसी भाई ने गलत बंधवा ली है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने को जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पहचान पत्र स्कीम के अंदर खुल जाएंगी। बाद में आप ये कहेंगे कि हमें तो पता नहीं था। अगर आपने गलत दस्तावेज पेश कर पेंशन बंधवाई हैं, तो उन पेंशनों को वापस सरेंडर करें और कानूनी प्रक्रिया में फंसने की बजाय प्रशासन का सहयोग करें, और जो इसके लायक हैं केवल उन्हीं की पेंशन बंधे। क्योंकि परिवार पहचान पत्र स्कीम का यही लाभ है, अगर कोई बच्चा 18 साल का हो गया है तो उसके पास BLO को आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ऑटोमेटिक ही चुनाव जो अपना डिपार्टमेंट होता है, जिले का जो चुनाव अधिकारी होता है, उससे उसकी जो वोट कार्ड है वो बनकर उसके घर पहुंच जाएगा। अगर कोई बुजुर्ग 60 साल का हो जाता है तो उसकी जो पेंशन है 60 साल होने के उपरांत उसकी पेंशन खाते में स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि खाते सरकार ने पहले भी जनधन योजना के खुलवा रखे हैं। बहुत सारे लोगों को सरकार की स्कीमों का लाभ तभी मिल पाएगा जब पूरी तरीके से जनता भी अपना सहयोग, पारदर्शी सरकार को बनाने में सहयोग करेगी। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। और मेरा अगला प्रश्न ये है विजेंद्र भाई साहब जी, आज के ज़माने में मतलब लोग ज़्यादा जी नहीं पाते हैं। आपने कहा 60 साल तक पेंशन बांधी जाती है, बनाई जाती है, लेकिन कुछ लोग तो 60 साल तक पूरा भी नहीं कर पाते अपने जीवन को, वो पहले ही इस दुनिया से चल बसते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पेंशन को 50 की उम्र में बंधवा देना चाहिए, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें? क्योंकि खान पान साथियों ऐसा हो रहा है हमारा फ़िलहाल कि हमारा खान पान सही नहीं है, रहना सहना सही नहीं है, व्यायाम सही तरह से नहीं कर पाते हैं, तो हम 60 की उम्र में पहुंचने से पहले ही निकल लेते हैं इस दुनिया से। तो वो पेंशन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हमें इस दिशा में एक अलग से प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास ये है कि अगर पेंशन 50 वर्ष की उम्र में ही बंधवा दी जाए या 45 से और 50 के बीच में बंधवा दी जाए तो उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए सुदेश जी, मैं जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से या आपके इस तिरछी बात दर्शकों को बता दूं कि जो पेंशन है ये एक सुझाव की बात है कि इसमें कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए। उम्र की जो सीमा है वो सरकार को, क्योंकि खान पान बिल्कुल लोगों का गलत हो चुका है। खेतों में बहुत ज़्यादा यूरिया डाला जाता है, सड़कों पर बहुत ज़्यादा अवैध वाहन इतने चले हुए हैं, लोग अपने मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं गाड़ियों की। दूसरा, हमारा जो देहात क्षेत्र है इसमें विकास की कमी होने के कारण धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। और हम अपना जो अहरवा गाँव है, मेरा तो गाँव बुढ़ेर क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो उधर से भी बहुत ज़्यादा रेत उड़ता है। सबसे बड़ी बात है सरकार को पेंशन बांधने की। रोगों की क्षमता लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्रदूषण के कारण ज़्यादातर, मैं समझता हूँ।
दूसरी बात ये कि सरकार को ये सुझाव देना चाहिए और सभी इसमें जो नौजवान हैं या बुद्धिजीवी हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपना सुझाव सरकार को ट्विटर पर या फेसबुक के माध्यम से या सरकार को उसके डिजिटल जो भी योजना सरकार ने बना रखी है या उसकी जो भी अधिकारी बैठा रखे हैं, या चाहे सीएम विंडो हो, चाहे ट्विटर हो, या जो भी स्कीम मतलब उसकी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी चैनल अगर है, कोई शिकायत केंद्र अगर ऐसा बना रखा है तो उस पर अपना सुझाव दें कि सरकार इस चीज़ को भी कम करे कि पेंशन मैं समझता हूँ कम से कम ज़्यादा कम 50 कम ज़्यादा हो जाता है तो 55 उम्र ठीक रहेगी, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल चुके। सही बात है। तो क्या आप भी कोई प्रयास करेंगे, कोई जैसे कि आप बता रहे हो ट्विटर पर लोगों को लिखना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि तो आप हो जनता के, तो ट्विटर पे आपको लिखना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद लोगों को अपनी राय देनी चाहिए, तो आप क्या प्रयास करोगे ट्विटर वगैरह पे? देखिए सुदेश जी, प्रतिनिधि सब कुछ नहीं होता है। प्रतिनिधि के साथ जो सही सलाह देने वाले होते हैं वो बहुत कुछ होते हैं। अगर मैं अकेली आवाज़ को बुलंद करता रहूं तो मेरी आवाज़ आगे तक नहीं जा पाएगी। सभी को इसके लिए योगदान देना पड़ेगा, मेरा सहयोग भी करना पड़ेगा। और मैं अपना निजी मेरा विचार है कि मैं तो ज़्यादातर इन स्कीमों को लोगों को बताता रहता हूं, इस तरीके से आप करें, इससे जिससे कि जिन लोगों में भी जागरूकता आती है और स्कीमों का ज़्यादा पता चलता है। मैं भी इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। सही बात, बहुत ही अच्छी बात है। अगर मतलब इसका मतलब ये है कि सीधा सा कि भाई साहब जो विजेंद्र भाई साहब हैं, ये पूरा अपना प्रयास करने वाले हैं इस दिशा में, और इनका कहना ये है कि मैं तो करूँगा ही पहल, लेकिन मेरे साथ अगर कुछ और लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वो प्रयास कारगर ज़्यादा सिद्ध होगा अगर इनके साथ आप लोग भी मिल जाते हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा विजेंद्र भाई साहब जी, मजदूर और किसानों के लिए आप क्या कदम उठाओगे? क्योंकि मजदूरों के लिए बहुत सारी स्कीम ऊपर से आती हैं, शायद 22-23 तरीके की स्कीम आती हैं, तो उनके लिए आप क्या स्कीम लगाना चाहोगे, या फिर किसानों के लिए क्या कदम उठाना चाहोगे उनके पानी की व्यवस्था के बारे में? कई बार ये होता है कि एक मनरेगा की स्कीम है शायद, वो कई गाँवों में तो लागू ही नहीं है अभी तक, तो इस दिशा में आप क्या प्रयास करोगे? सुदेश भाई जी, जैसा कि चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी मतदाताओं को, दर्शकों को एक बात बता दूं कि मैं भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, और मजदूर किसानों की आवाज़ बुलंद करना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। सबसे पहले मज़दूरों की स्कीम की बात आती है तो मज़दूरों की स्कीम के लिए जो प्रशासन है, जो अपना मज़दूर का जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैंने बोला है कि लोगों को जाकर के इसके बारे में जागरूक शिविर लगाए, जिससे कि लोगों को सही स्कीम का पता चले। 22 स्कीमें हैं क्या कि ये केवल कागज़ों के लिए नहीं है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए धरातल पर, तभी सरकार पर जनता का विश्वास टिक पाता है। सही बात। दूसरी बात ये है किसानों के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई हुई हैं। अगर कोई कहीं कमी आती है, जैसे अगर खेत में किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसके लिए भी किसान के लिए दुर्घटना बीमा योजना बना रखी है सरकार ने। दूसरी बात, अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसके लिए भी बीमा की योजना है। सरकार पारदर्शी तरीके से जो काम करने जा रही है, सभी को उसके लिए मिलजुल कर सामने आना चाहिए। मैं भी अपना पूरा प्रयास करूँगा कि मेरे किसान का मेरे वर्ग को और मजदूर गरीब वर्ग को सभी स्कीमों का लाभ सही ढंग से मिले, जिससे कि लोगों का विश्वास सरकार पर और हम जैसे प्रतिनिधियों पर बने। अगर हम समाज की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये नहीं है कि हम लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, केवल सरकार की सही सरकारी योजना सभी लोगों तक मिल जाए, तभी लोगों का हम पर विश्वास होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग मुझे चुने और एक को चुने। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने विजेंद्र जी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने बताया कि आप मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हो, यानी कि अध्यक्ष हो, तो आपने कोई स्कीम वगैरह लोगों के लिए लाए आपके गांव में? सबसे पहले तो ये बताइए, मनरेगा स्कीम है? देखिए, मनरेगा जो स्कीम है सुदेश भाई जी, ये स्कीम है, ये केवल मेरे गांव के लिए नहीं है, ये पूरे हरियाणा के लिए है, और ये जो स्कीम है ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। लागू की है। अगर ये स्कीम हमारे गांव में पहले मनरेगा की कॉपियाँ थी,
लेकिन जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष का जो ये प्रदेश उपाध्यक्ष का जो पद मिला है, ये लॉकडाउन से पहले जनवरी फरवरी के महीने में मुझे मिला है। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, मैं अभी ज़्यादा कुछ अपने गरीब वर्ग के लिए नहीं करवा पाया हूँ, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के लिए। क्योंकि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, अगर कोई ये समझता है कि मैं केवल जो कंपनियों के वर्कर हैं, उन कंपनियों के वर्कर के लिए ही कार्य जो कल्याणकारी योजनाओं पर काम करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी के घर में कोई सफाई कर्मचारी लगा हुआ है, खाने के लिए अगर कोई आता है या बर्तन मांजने के लिए आता है, तो वो भी एक मजदूर एक्ट में आता है। मैं उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है, जितना मेरे अंदर ज्ञान है, मैं अपने विवेक से उन काम को पूरा करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों, आप ये कह रहे होंगे कि अगर विजेंद्र भाई मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं तो इन्होंने अभी तक मनरेगा स्कीम को गांव में अलाउ क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि अभी जनवरी से ही ये आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, और जनवरी के बाद आपको जैसा कि मालूम है लॉकडाउन की कंडीशन आ गई थी, तो लॉकडाउन में ना कोई काम हुए, ना लोग घर से बाहर निकले, तो अभी तक ये कंडीशन है। लेकिन ये वादा कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में सबसे पहले तो ये नेतृत्व कर रहे हैं मजदूरों का, इसी हिसाब से आपका नेतृत्व करेंगे और आगे बहुत सारी स्कीम्स को आपके सामने लाने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप इनको अपना प्रतिनिधि चुन लेते हो तो और भी ज़्यादा सफल प्रयास ये आपके साथ कर सकेंगे, क्योंकि इनके हाथ में पावर आ जाएगी। अगला प्रश्न अजीत मास्टर जी करेंगे। जैसे कि विजेंद्र भाई साहब, ये KCC होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें कुछ किसान को लोन दिया जाता है, उसमें कुछ छूट दी जाती है। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है हमारे क्षेत्र में, तो सोचता हूँ कि किसान रजिस्टर्ड कार्ड बनना चाहिए, जिससे कि उसे पेट्रोल या डीजल लेने में, खेत की सिंचाई के लिए डीजल की ज़रूरत पड़ती है, डीजल लेने में थोड़ी सी राहत मिल सके। जैसे कि फैक्ट्रियों में जाता है डीजल, वहाँ ज़्यादा खपत होती है, हमारे क्षेत्र में डीजल की खपत होती है। लेकिन किसान का ऐसा कार्ड बनना चाहिए कि जिस कार्ड को वो दिखाए उससे उस पर राहत मिले। इसके बारे में मैंने कई बार इंटरव्यू में भी दिया है, कई जो हमारे जिला पार्षद हैं उन्हें भी बताया है। इसके बारे में आप क्या विचार हैं थोड़े से? देखिए मास्टर जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो बातें हैं किसान पेट्रोलियम कार्ड या किसान का कोई इस तरीके का कार्ड बने जिससे डीजल या पेट्रोल उनको मिल सके अपनी सिंचाई कार्य करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता है वो बैंक से बनता है। इसी तरीके से अगर वो किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ अपना एक डेबिट कार्ड इशू करवा लेते हैं बैंक से, नाबार्ड बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो या सहकारी बैंक हो, तो देखिए ये आपकी जो ज़रूरत है कि फसल पैदा करना एक किसान की नहीं, ये एक मजदूरी करने जैसा है। अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या, देश खाएगा क्या? क्योंकि सबसे पहले देश की जो आर्थिक मजबूती आती है वो किसान से आती है। किसान अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है, और पूरे देश का पेट भरता है। रही बात इसके लिए जो ये स्कीम है, हालांकि मैं एक छोटा सा चुनाव लड़ने को जा रहा हूँ, ये जिला परिषद का चुनाव है, ये सब स्कीमें मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आती है। मैं इस बारे में अपने जो उच्च अधिकारी, अगर सरकार मुझे जनता मुझे मौका देती है तो मैं इस बारे में ज़रूर आगे अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा। अपने चेयरमैन जिला परिषद का जो भी बनेगा उसके मार्फत आगे भेजेंगे। अपने जो क्षेत्र के विधायक हैं, MP हैं, मंत्री हैं, उनसे भी हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम एक जो किसान है उसकी बहुत बड़ी जो मजबूरी है वो पीछे हट जाएगी। वो त्रस्त नहीं होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा, उससे बहुत तरीके से आसानी तरीके से अपनी खेतीबाड़ी कर पाएगा। देखो जी, लोगों की अवधारणा होती है कि जब भी किसी मजदूर की मौत होती है, किसान की मौत होती है, किसी बिजनेसमैन की मौत नहीं होती, या किसी अफसर की मौत नहीं होती, या किसी जॉब वाले की मौत नहीं होती। जब मौत होती है तो किसान की होती है, जो पूरे देश को अन्न दे रहा है, अन्नदाता कहा जाता है। फिर भी उसे कभी कर्ज के मारे मौत हो जाती है, कभी किसी कारण मौत हो जाती है कि जवान बच्चे हैं, शादी करनी है, कर्ज वही रहता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। कि हम देखते हैं कि किसान की आय वहीं की वहीं है, और जो हमारी जो अदर वे महकमे जैसे कि गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है, इनकी हर साल प्रोग्रेस होती है कि 4000 5000 सैलरी बढ़ा दी जाती है। लेकिन किसानों के बारे में 100 रुपये भी बढ़ा दिए तो बहुत बड़ा आंदोलन सा छिड़ जाता है कि बल 100 रुपये बढ़ गई क्विंटल पे,
और ये भी एक साल में बढ़ते हैं। अब उसके बाद सोचते हैं कि किसान की आय बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पे खरपतवार उतने ही बढ़ जाते हैं, जो कीटनाशक दवाई हैं जी, और खाद बीज दिन पर दिन बढ़ते रहते हैं। किसान वहीं रहता है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसके कारण किसान का कर्ज 2 से 4, 4 से 8 हो रहा है, और इसी कारण किसान की मौत हो रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसान के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड बनना चाहिए, रजिस्टर्ड कार्ड, जिससे कि वो पेट्रोल पंप पे जाए और अपने कार्ड को दिखाए, वहाँ से उसे पेट्रोल या डीजल में छूट मिल सके। ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छी बात कही किसान के ऊपर। साथियों, मैं भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, कोई भी रेहड़ी वाला है या कोई भी दुकानदार है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपने सामान की कीमत खुद तय करता है, लेकिन किसान पूरे 1 साल 6 महीने अपने खेतों में कमाते हुए सर्द रातों में खेत की मेंढ पर बैठा रहता है फावड़े कस्सी को लेकर, और इतना ही ट्यूबवेल से पानी निकलता है और इतना ही किसान की आंखों से आंसू निकलते हैं। तो एक दुखद घटना है, दुखद बात है। लेकिन क्या होता है कि जो रेहड़ी वाला है वो भी अपने माल की कीमत खुद लगाएगा, लेकिन किसान 6 महीने मेहनत करने के बाद भी अपने अन्न को, जो उन्होंने अन्न पैदा किया है लोगों के लिए, उसकी कीमत खुद तय नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसान को व्यापारिक रूप से अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो साथियों, मैं यहाँ पे निवेदन यही करना चाहूँगा, जो भी नए पंच और सरपंच होते हैं वो इस दिशा में प्रयास करें, किसानों के लिए भी कुछ हितकर कार्य करें, किसानों को भी आगे लेकर आएँ। ये बहुत बड़ी व्यथा है किसानों के साथ, अगर हम खोलने बैठेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे ये इंटरव्यू हो जाएगा। अगला प्रश्न हम करने वाले हैं विजेंद्र रावत जी। पानी की समस्या आपके गांव में, पानी की समस्या उसी तरह से है जिसी तरह से सौंद गांव में है पानी की समस्या, आपके गांव में भी, यानी कि एक ठेक है, ऊंचाई है, और वहाँ पे शायद मेरे हिसाब से पानी चढ़ नहीं पाता होगा, तो वहाँ पे भी पानी की समस्या है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पानी की समस्या को किस तरह से आप हल करोगे? देखिए सुदेश भाई जी, हमारा जो गांव है बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे टीले पर, जैसे खेरा बोलते हैं हमारी क्षेत्रीय भाषा में, वो टीले पर बसा हुआ है। कई गांवों से, जैसा मुझे ज्ञात है, पहले गहलब से हमारे गांव में पानी आया था, कभी बढ़ा से पानी आया था, कभी धामाकाज से पानी आया, कभी दुर्गापुर से पानी आया, और अब से पिछले पंचवर्षीय योजना में रतीपुर गांव से भी पानी आया है। उसके बाद अब सरकार के सरपंच के सहयोग से मान लो, या सरकार के सहयोग से आप मान लें, तो हमारे गांव में रैनीवाल की योजना का भी पानी आने को जा रहा है, और जो नए 2 ट्यूबवेल सरकार ने मंजूर किए हैं वो बहरौला गांव से बिल्कुल मीठा पानी है। अब उस पानी आने को किसी भी गांव से आ जाए, लेकिन उसकी जो वितरण प्रक्रिया है, जो लोगों के घर पहुंचने का कार्य है, वो सिस्टम से नहीं हो पाता। अब की बार सरकार ने कुछ ऐसा ही प्रयास किया है मेरे गांव में, और मैं भी सरकार का इसमें धन्यवाद करता हूं और सहयोग करूंगा कि मेरे गांव में पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है, और ये किल्लत किस तरीके से ख़त्म हो, इसमें सभी बुद्धिजीवी आगे आए और इस में अपने विचार दें। मैं आपसे भी कहूँगा कि आपका गाँव भी ऊँचे नीचे ठेकों पर बसा हुआ है, इसमें किस तरीके से गाँव सौंद के अंदर पानी की किल्लत ख़त्म हुई, आप भी अपने विचार हमें बताएं, जिससे कि हम अपने गांव में इसका उपयोग कर पाएँ। दूसरी बात, मेरे गांव में बिजली की बहुत सारी समस्या है। बिजली का जो फीडर लगता है मेरे गांव में, वो हतीन से लगता है। हतीन में मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है मान लो, या आप जैसा आपको उचित लगे, लेकिन मेरे गांव में 8 घंटे लाइट आती है। प्रशासन को कई बार सूचित किया गया। एक बार अभी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हो गई थी, एक कटिया और एक भैंस की डेथ हो गई थी तार कट के गिरने से, लेकिन उसमें प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। प्रशासन, पता नहीं, बिजली जो महकमा है ये कई बार आँख मीच कर काम करता है और ध्यान नहीं देता है। खंबे घरों के नज़दीक गड़े होते हैं, बिल्कुल घर, मतलब कहते हैं ना नींव में गड़ा है, और उसके जो तार हैं फिर वो कहाँ जाएंगे, घर की बिल्कुल ऊपर कर जाते हैं, छत से गुजरते हैं। उन तारों को भी मैं चाहूँगा प्रशासन से ये हटाए जाए, और मैं इसमें बिल्कुल अपना लोगों को सहयोग करूँगा। प्रशासन से कहूँगा कि इन तारों को भी हटाया जाए, और जो लाइट हमारी 8 घंटे आती है वो लाइट कम से कम 16 घंटे जरूर आए। दूसरी बात, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक बात और कहूँ सुदेश जी, जैसे कि सफाई की जो व्यवस्था है देहात क्षेत्र के अंदर, वो बिल्कुल लच्चर व्यवस्था है। अगर मुझे समाज मौका देता है, अगर मैं इस पद पर आसीन होता हूँ, तो सभी गांव के अंदर
जो मेरे वार्ड के अंदर हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़िले के अंदर भी इस तरीके की बातें आए। सभी वार्ड के अंदर जो मेरे गांव हैं, सभी के मोहल्लों में बड़े डस्टबिन लगाए जाएं, दरवाजे के पास में छोटे डस्टबिन लगाए जाएंगे, जिससे कि सफाई की जो कूड़ा है वो इधर उधर ना फैले। क्योंकि जो प्लास्टिक की पॉलीथीन पन्नियाँ होती हैं, ये गलती कम है, चाहे आप इनको 6 महीने ज़मीन में गाड़ दो, ये नहीं गलेंगी। ये जो पन्नियाँ होती हैं, इनको फैलने से कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। पानी का जो नालियों में बहने का तरीका है, वो ओवरफ्लो होने की वजह से नालियाँ रुक जाती है पन्नियों से, और पन्नी भरने से वो पानी बाहर बहने लगता है। फिर रास्ता जो सरकार ने बनाया है या सरपंच की मार्फत बना है, तो रास्ते भी खराब होने लगते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। अगर सफाई की जो समस्या है, इसको अगर हम सही तरीके से मैं कोशिश करने की कोशिश करूँगा कि सभी घरों के आगे डस्टबिन लगे, और अतिरिक्त अगर कर्मचारी पंचायतों के माध्यम से भर्ती करने के लिए रखा, अपनी तरफ से सुझाव दूंगा कि कर्मचारी भी भर्ती हों, जिससे कि हमारे गांव क्षेत्र को जो ग्रामीण आंचल है, ये स्वच्छ और स्वच्छ बने। बिल्कुल सही बात। तीसरा, पंचायत भवन। मेरे गांव में कोई पंचायत भवन नहीं है, और मैं समझता हूं कि हमारे जो ये वार्ड नंबर 20 के 13 गांव में, इनमें एक आधी गांव ऐसा पाएगा जिसमें पंचायत भवन कहीं बना होगा। कम्युनिटी सेंटर जैसे बोला जाता है। हमारे बड़े गांव रावतों के हैं, मानपुर में बड़ी बैठक है, सबसे बड़ा जो बंगला बोलते हैं वो बहीन में है, दतीर में हजारी का बंगला है। इसी टाइप से मैं चाहूँगा कि मेरे गांव में भी पंचायत की मार्फत लोगों के सहयोग से एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर या पंचायत भवन बने। दूसरा, गरीब परिवार हो या अमीर परिवार हो, सभी अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं, बारात घर बनना चाहिए मेरे सभी गाँव में। सरकार हालांकि इसमें प्रयासरत है, वो बना रही है, मेरे गांव में अभी तक नहीं बना है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे गांव में भी बने। दूसरा, मैंने पहले खेल कूद की बात कही थी, इस बात को लेकर बुजुर्ग लोग भी अपना थोड़ा बहुत घूमने के लिए पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यायामशाला जिसमें थोड़ी बहुत योग वगैरह या कोई एक्सरसाइज वगैरह बुजुर्ग कर सके सुबह सुबह। हर गांव के अंदर मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड के गांव में व्यायामशाला बने, जिससे कि उस गांव के अंदर लोगों को ये सहूलियत मिल सके। तीसरा, सबसे बड़ी जो शिकायत है, वो मेरे गांव के अंदर कोई अस्पताल नहीं है, बड़ा अस्पताल नहीं है, केवल छोटी सी डिस्पेंसरी है। वो भी आंगनवाड़ी सेंटर के, डिस्पेंसरी भी नहीं है अगर मुझे नॉलेज है जहाँ तक। इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए, अपने गांव के भाई बंधुओं से, कि मेरे गांव के अंदर जो एक बड़ा अड्डा लगता है, 8-10 गांव जैसे छोटे छोटे नंगरा हमारे गांव की साइड में लगते हैं, अगर मेरे गांव में एक बड़ा अस्पताल खुलता है, वैसे मेरे सुनने में जो आया है प्रशासन के माध्यम से कि यूनान सिक्किम का कोई अस्पताल मेरे गांव में बनने को जा रहा है, तो मैं इसमें बिल्कुल प्रयासरत रहूँगा। चाहे मुझे ये अपनी जनता, मेरे क्षेत्र की जनता चुने ना चुने, मैं विश्वास जीतने में कामयाब हो पाऊँ नहीं हो पाऊँ वो बात की बात है, लेकिन मैं इन सब बातों के लिए प्रशासन से बिल्कुल जुझारू रूप से कार्यरत रहूँगा और उनका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। तीसरी बात यह है कि हमारा जो स्कूल है, गाँव का स्कूल है, लड़के लड़कियों के स्कूल की अलग अलग व्यवस्था है। दूसरा, लड़कियों के स्कूल में ज़मीन की जो ज़मीन है कमरे बनाने के लिए वो थोड़ी कम है। एक मोहल्ले के हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने उसमें दान किए, तब जाकर थोड़ा स्कूल बड़ा बन पाया। 12वीं तक का स्कूल है। 12वीं तक का स्कूल होने के बाद भी हमारा जो स्कूल है लड़कियों का है, वो लड़कों के साथ में लगता है 12वीं का स्कूल। लड़कों का जो स्कूल है वो बिल्कुल पुराना है, खस्ता हालत में, लेकिन उसके लिए सरकार ने, प्रशासन से मुझे सुनने में आया है कि 3 करोड़ के समथिंग ग्रांट उसके लिए मंजूर हो चुकी है, और उन मंजूरी मिलने के बाद हमारे स्कूल का जो भवन निर्माण का कार्य है वो बढ़िया तरीके से बन पाएगा। और बच्चों को मैं चाहूँगा सभी क्षेत्रवासियों से अपने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि सभी की धारणा होती है नौकरी तो चाहिए सब सरकारी और बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में। ये धारणा बिल्कुल गलत है। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। मैं कोई सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूँ, केवल सरकार की योजनाओं को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे आप भाग्य से मुझे आप मौका देते हैं तो मुझे फिर भी किसी ना किसी सरकार के साथ सहयोग करके ही चलना पड़ेगा। अगर मैं विपक्ष में रहूँगा तो मैं कोई भी विकास कार्य आपके लिए नहीं करवा पाऊँगा। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया है।
और आगे हम एक और प्रश्न करना चाहेंगे, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो साथियों, पानी पीने के बाद हम दोबारा से आए हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा विजेंद्र भाई जी, अगर दोबारा से ड्रा हो जाए किसी कारणवश और उसमें जनरल सीट आने पर आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सुदेश भाई जी, जैसा कि सरकार के या प्रशासन के माध्यम से मुझे पता चला है कि सभी पंचायतों के या जिला परिषद के ड्रा दोबारा से होंगे। महिला रिजर्वेशन का 50% बढ़ाने के कारण ये सब ड्रा दोबारा से होंगे। अगर मेरा जो वार्ड है 20 नंबर वार्ड अगर जनरल होता है तो मैं बिल्कुल कतई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल अपने गांव के जो भाई जनरल जाति से बिलोंग करता है, अगर कोई चुनाव लड़ता है तो मैं उन लोगों के साथ रहूँगा। मेरी सभी से अपील ये रहेगी कि सभी अपने जो भी, अगर हम किसी से वोट मांगने का अधिकार रखते हैं तो हम वोट देने का भी अधिकार रखते हैं। अगर जनरल जाति का कोई व्यक्ति या कोई नवयुवक हमारे बीच में आता है तो हम उनके बिल्कुल साथ रहेंगे। सामाजिक ढांचे के साथ में ढलकर ही चलेंगे। हमें कोई अलग से ये नहीं है कि हम जनरल में लड़कर भी कैंडिडेट बने, ऐसा नहीं है। हम सामाजिक तिरस्कार की भावना को पैदा नहीं करना चाहेंगे जिससे कि हमारा कोई गलत इस बात का मतलब निकाले। बिल्कुल मैं अपनी ही रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ूंगा और जनरल जाति की अगर होती है दोबारा से ड्रा निकलता है, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ भाइयों ने इस पर मुकदमा वगैरह डाला है, पटिशन हाई कोर्ट में डाली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। सही बात है, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया विजेंद्र भाई साहब ने कि अगर जनरल में सीट आती है तो मैं उन जनरल्स का साथ दूंगा, उनके साथ उनका कहते हैं योगदान करूंगा, सहयोग करूंगा। तो साथियों, यहाँ पे विजेंद्र भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से आपके सारे सवालों के जवाब दिए और प्रयास करना चाहते हैं कि आपके सामने आ सकें। वो कहते हैं कि आँखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे, आँखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी चलते रहे। तो जो प्रयास करने वाला कैंडिडेट आपके सामने है वो नहीं रुकने वाला है, वो आपकी सेवा करके ही दम लेता है। तो साथियों, मैं आपसे यही चाहूँगा कि इनको आप सपोर्ट करें। और अगला कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं मास्टर जी, तो पूछिए आप। हाँ जी विजेंद्र जी, आपका वार्ड नंबर 20, इसमें गांव अहरमा, जलालपुर खालसा, दुर्गापुर, गेलपुर, कारना और जी जोधपुर जिसे कंजरपुर बोलते हैं, रजपुरा, टीकरी ब्राह्मण, रहराना, चरावटा, असावटा, छज्जू नगर और रत्तीपुर आते हैं जी। लेकिन आपका गांव अहरमा है, इसके बराबर लेवल पे जो गांव है टीकरी ब्राह्मण है, गांव असावटा है, उससे भी कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि जो आप इनका प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, जैसे वहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बहुत बताइए। मास्टर जी देखिए, जैसा कि मेरे वार्ड नंबर 20 के गांव हैं, इलेक्शन लड़ना सभी की अपनी आज़ादी है। देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, ना कि किसी की गुलामी की तहरीर पर नहीं चलता है। किसी गांव से अन्य गांव से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसको अधिकार है वो चुनाव लड़ेगा। उसको ये भी अधिकार है कि वो मेरे गांव में, अगर मैं अपने गांव से चुनाव लड़ता हूं तो मेरे गांव में वो वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। वोट मांगना उसका नैतिक कर्तव्य है और मेरा भी नैतिक कर्तव्य है कि मैं उसके गांव में जा कर के वोट मांगूंगा। लेकिन किसी का कोई तिरस्कार ना करे, मेरी सभी भाइयों से अपील है। मैं अपने परिवारजनों से भी समझाकर यही बात कहूँगा और करता रहा हूँ कि किसी का कोई सामाजिक तिरस्कार इस तरीके से नहीं करना है कि भाई तू हमारा कैंडिडेट खड़ा है आप हमारे घर पर। वो मेरे से भी वोट मांग सकता है, मैं कैंडिडेट से भी वोट मांग सकता हूँ। ये समय है, कैसी अनुकूल परिस्थिति आ जाए, हो सकता है मुझे कोई समर्थन उल्टा करे, हो सकता है मैं अपने परिवार के साथ किसी का समर्थन करूं। किसी के साथ में कोई छोटी भावना से पेश ना आए, किसी के साथ में कोई अपशब्द ना बोले। मैं भी ये चाहूँगा कि सभी क्षेत्र में सभी अपना ढंग से अपना चुनाव लड़े, चुनाव को भाईचारे से लड़े, ना कि किसी दुश्मनी के भावना से चुनाव को लड़ने की कोशिश करें। अंत में आप अपनी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो जी? अंत में मैं अपने क्षेत्र की
पलवल क्षेत्र की अपने दर्शकों के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से आपकी 24 की बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप भी अपने रिश्तेदारियों में कहें कि मुझे कैंडिडेट समझकर वोट दें। मैं आपका बच्चा हूं, प्यारा सेवक हूं। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूंगा। मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि बुज़ुर्ग मुझे मेरा स्थान दें, क्योंकि मैं बहुत कुछ करने की तमन्ना रखता हूं और कभी भी अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। युवाओं का साथ दूंगा, माता बहनों का साथ दूंगा। जितना मेरे से होगा मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए करूंगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि उम्मीदवारी के साथ साथ मुझे अपनी सफलतापूर्वक जीत भी आप दिलाएंगे, क्योंकि मैं एक कैंडिडेट बनकर ही नहीं कैंडिडेट बनना चाहता। मैं कैंडिडेट रहकर एक सामाजिक सेवक बनकर काम करना चाहूँगा। क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा कि वो मुझे चुने और अब की बार अवश्य अपनी सेवा का मौका दे, जिससे कि आपके सभी तरीके के मुद्दे आपको कोई कहने की शिकायत नहीं होगी कि क्षेत्र में किस तरीके से काम गलत हो रहा है। अगर कहीं कोई कमी हो तो मेरा कान पकड़कर आप मेरे से कह सकते हैं, मैं आपका बेटा हूं कि ये काम आपने गलत कह दिया। मैं अपने काम के लिए कहीं आपको शर्मिंदगी की कोई बात नहीं करना चाहूँगा, जिससे कि आपके मान सम्मान को कहीं ठेस पहुँचे। अंत में फिर बार बार आपसे एक बार यही अपील करूँगा कि आप मुझे चुनें और आगे भी मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। राम राम जी। झुका न सको वो दीपक बनो तुम, झुका ना सको ऐसे अरमान रखो तुम, दुनिया पैर खींच रहेगी ये साथी हम तुम्हारे साथ हैं कि आगे बढ़ो तुम। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है साथियों। विजेंद्र रावत जी ने बड़ी शालीनता से आपके सवालों के जवाब दिए और मैं उम्मीद करता हूं आपके दिल में उतरने का इन्होंने आज काम किया है। आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं, जो भी आपके विपक्ष के सवाल थे, पक्ष के सवाल थे, आप ही लोगों के सारे सवाल थे। और कुछ कहना चाहोगे आप? मैं स्वदेश सौरभ जी, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे बुलाया और आपके इस तिरछी बात प्रोग्राम के माध्यम से मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। बाकी मैं आपकी एक बात को भी बिल्कुल आपको इस बात की वो कहूँगा कि एक तरीके से शाबाशी है कि आप बिल्कुल जनता के वो मुद्दे पूछते हैं कि मैं आपके साथ बैठा बैठा बिल्कुल पसीना पसीना हो गया आपके सवालों का जवाब देते देते। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने वही मुद्दे मुझे पूछे जो जनता के विश्वास के थे, जो जनता के कार्य करने के थे। मुझे वही चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका भी आभारी हूँ और इसके लिए आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र भाई साहब जी। और साथियों, तिरछी बात चैनल का काम ही यही होता है कि जनता के सवालों को उठाकर उनके प्रतिनिधि के सामने लाया जाए। हम यहाँ पे एक यही प्रयास कर रहे हैं कि जनता और नेता के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएं और हमें उम्मीद है आप हमारा साथ दोगे और हम अपने इस मकसद में कामयाब ज़रूर होंगे। तो साथियों, विजेंद्र भाई ने बड़ी शालीनता से आप सभी के सवालों का जवाब दिया और बड़ी अच्छी तरह से आपको हर चीज़ के बारे में क्लियर करवाया और अवगत करवाया। तो साथियों, वो कहते हैं उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। तो यहाँ पे जो विजेंद्र भाई हमारे साथ थे, इन्होंने अच्छी तरह से आपको यहाँ पे क्लियर किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनके विचार अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपके दिल में बैठ गए होंगे, आपके दिल में घर कर गए होंगे इनके जितने भी सवाल और जवाब थे। तो और साथ ही एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी भाई यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HSSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवारी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। दोबारा से बता देता हूँ, नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से वीडियोस डाले हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे वीडियोस आपको पसंद आएंगे और आपको आपके काम के वीडियोस वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो साथियों, ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे पंचों का इंटरव्यू, जिसमें हम होंगे एक नए पंच के साथ। और विजेंद्र रावत जी हैं, अभी तो इलेक्शन से पहले कई बार यहाँ पे आएंगे, आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे और आपके सामने जो भी उनको कहना है वो कहेंगे। तो साथियों, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री लाल दास बाबा, धन्यवाद।